नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण। लोकसभा चुनाव में इस बार दक्षिण भारत में मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी यहां किसी भी राज्य में बहुत ज्यादा समर्थन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, लेकिन इस बार इक्का दुक्का सीट जीतने वाली बीजेपी ने दक्षिण भारत को लेकर एक बड़ा लक्ष्य फिलहाल निर्धारित किया है, क्योंकि बगैर दक्षिण भारत में अच्छा प्रदर्शन किए बीजेपी अपने 400 पार के टारगेट को हासिल नहीं कर सकती। इसलिए INDI ब्लॉक को यहां टक्कर देने के लिए पार्टी ने हर राज्य में एक और अपने लिए नए सहयोगी तलाशे, तो वहीं पर दूसरी तरफ कई कद्दावर नेताओं को भी पार्टी में शामिल किया गया। देखिए, आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद इस वक्त है। आज आपको बता दें कि दक्षिण भारत की 2 संसदीय क्षेत्रों की हम बात आपको बताएंगे। क्या है वहां का सियासी समीकरण, कोयम्बटूर तमिलनाडु से, और दूसरा केरल की वायनाड लोकसभा सीट के बारे में आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या समीकरण बनते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु की कोयम्बटूर लोकसभा सीट के बारे में। इस वक्त पूरे देश की नजरें इस लोकसभा सीट पर है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने यहां से अपने दक्षिण भारत के सिंघम यानी कि अन्नामलाई को चुनावी समर में उतारा है। बीजेपी को उम्मीद है कि दक्षिण भारत में उसकी राजनीतिक क्रांति की शुरुआत यहां से होने जा रही है। इस सीट की अगर हम बात करें तो देखिए, कोयम्बटूर से के अन्नामलाई बीजेपी उम्मीदवार है। SG रामचंद्रन को AIADMK ने अपना उम्मीदवार इसी जगह से बनाया। वहीं पर गणपति P राजकुमार यहां से DMK उम्मीदवार है। मतलब कि यहां पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने वाला है और बहुत ज्यादा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अब बात करें अगर केरल की वायनाड सीट भी देश के हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक है। देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो आपको बता दें कि के सुरेंद्रन पर बीजेपी ने यहाँ पर दांव लगाया। पिछले चुनाव में वो हार गए थे। वहीं पर एनी राजा की अगर बात करें, CPIM की उम्मीदवार हैं, जो कि पार्टी महासचिव D राजा की पत्नी भी है। देखिए, 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण भारत के लिए एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उसके पास सहयोगी है, लिहाजा उसकी असली लड़ाई तमिलनाडु और केरल में है। इन दोनों जगहों पर भी पार्टी ने कुछ पार्टियों से हाथ तो मिलाया है, लेकिन वहां पर भी राजनीति की अगर बात करें तो कोई खास कमाल अब तक नहीं कर पाई है। लेकिन उनका अपना जनाधार तो है ही, लिहाजा वो पार्टियां बीजेपी से गठबंधन कर अब उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इस बार 1 और 1 11 वाला करिश्मा हो जाएगा। कई सीटें ऐसी भी है जहां पर बीजेपी नंबर 2 पर रहती आई हुई है, इसलिए पार्टी का जोर है कि उन सीटों पर तो भगवा लहरा ही दिया जाए। इन्हीं में से एक है कोयम्बटूर सीट। कोयम्बटूर तमिलनाडु की सबसे हॉट सीट। कोयम्बटूर सीट पर खड़े हैं बीजेपी के सिंघम अन्नामलाई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर सीट इस वक्त देश की सबसे दिलचस्प सीट बन गई है। पहले चरण में यहां होने वाले मतदान से पहले ही मुकाबला यहां रोमांचक हो चुका है। बीजेपी के लिए ये सीट बेहद अहम है, क्योंकि इस बार के नतीजे स्पष्ट कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार खुलने जा रहा है या फिर नहीं। ये चुनाव दक्षिण की राजनीति के सिंघम यानी कि अन्नामलाई का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी यहां नंबर 2 की पार्टी रही है। 2014 में तो बीजेपी को यहां से महज 40,000 वोटों से हार मिली थी। यही नहीं, साल 1998 और 99 में 2 मौकों पर बीजेपी यहां से जीत दर्ज भी कर चुकी है। कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी रहे अन्नामलाई ने 2019 में भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था और 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें 1 साल बाद तमिलनाडु भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
तब से लेकर अब तक वो प्रदेश में बीजेपी को स्थापित करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत देखकर विरोधी और सत्ताधारी गठबंधन डीएमके कांग्रेस के माथे पर बल भी पड़ रहे हैं। 39 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी सेंध लगाने में सफल रहती है तो उसके लिए अपने लक्ष्य को हासिल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेफ्ट के गढ़ रहे कोयंबटूर सीट के साथ ही बीजेपी को यहां मजबूत करने के लिए अन्नामलई ने एन मन एन मक्कल पदयात्रा निकाली थी, जिसने तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। पदयात्रा को गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी और फरवरी में इसके समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। अन्नामलई और बीजेपी को मिल रहे यहां अपार समर्थन से पीएम मोदी भी गदगद आ रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी उम्मीदें भी इस राज्य से बढ़ने लगी हैं। इसी सीट पर एआईएडीएमके ने जी रामचंद्र को मैदान में उतारा है, तो डीएमके ने गणपति पी राजकुमार को, जी रामचंद्रन को जे जयललिता के साथ में काम करने का अनुभव है, तो वहीं डीएमके के पी राजकुमार यहां के दिग्गज राजनेता हैं। साल 2020 में उन्होंने एआईएडीएमके छोड़कर डीएमके ज्वाइन की थी। अब ये सीट दक्षिण की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि के अन्नामलई और सुरेंद्र पर इस वक्त पूरी नजरें टिकी हुई है कि जीत किसकी होती है, क्योंकि लगातार यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए, सबसे पहले अब हम आपको विस्तार से बताते हैं इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि इस सीट की अगर हम आपको जानकारी दें, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो संख्या कितनी है। देखिए, 20 मतदान की तारीख है और ऐसे में 19 अप्रैल 2024 संख्या 20 है। लगातार आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 20 और मतदान की तारीख जो है वो 19 अप्रैल को यहाँ पर होने वाला है, यानी कि पहले चरण में यहाँ पर मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तारीख है 27 मार्च और नामांकन की वापसी की अगर बात हम करें तो 30 मार्च है वापसी की तारीख, यानी कि अपना नामांकन वापस ले सकते हैं उम्मीदवार 30 मार्च को। अब मतदाताओं से जुड़े हुए आंकड़े की भी हम बात कर लेते हैं कि महिला मतदाता कितने हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं। ओवरऑल अगर हम कहें टोटल मतदाता इस क्षेत्र में लगभग 20 लाख के करीब है और अगर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 10 लाख के लगभग पुरुष मतदाता इस निर्वाचन क्षेत्र में है और महिला मतदाताओं की भी संख्या लगभग 10 लाख के आसपास ही बताई जाती है। कोयंबटूर के प्रतिनिधि कौन है? कोयंबटूर सीट पर किसी एक पार्टी का कब्जा कभी भी नहीं रहा। यहाँ पर हम देखें तो जनता लगातार अपने प्रतिनिधियों को चेंज करती है। यहाँ की जनता ने कभी डीएमके तो कभी एआईडीएमके के प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधि चुना, उनको जिताते वो रहे। हाँ, लेफ्ट को यहाँ पर अच्छा मौका मिला है। इससे पहले अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो लेफ्ट पार्टी को ज्यादा मौका मिला। बात कर लेते हैं 1952 से। 1952 में कांग्रेस के टीए रामलिंगम चेट्टियार उनको जीत मिली थी। 1952 की हम बात कर रहे हैं। फिर 1957 आया, यहाँ से फिर सीपीआई से पार्वती कृष्णन को चुनावी रण में उतारा गया था और उसके बाद उनको जीत मिली थी। 1962 की अगर बात करें तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से ही पीआर रामकृष्णन को चुनावी रण में उतारा गया और इनको यहाँ पर जीत हासिल हुई। 1967 की अगर बात करें इस लोकसभा क्षेत्र में फिर सीपीआईएम से रमानी की उन्होंने जीत हासिल की थी। 1971 की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से सीपीआई को ही मौका मिला, यानी कि उम्मीदवार हालांकि चेंज हो गया था। उस वक्त अगर बात करें तो हम आपको बलधन जो है वो चुनाव जीतते हुए नजर आए थे। 1974 की अगर बात करें तो यहाँ से उपचुनाव हुए थे इसी लोकसभा क्षेत्र में और उस दौरान सीपीआई से पार्वती कृष्णन की किस्मत फिर से खुलती हुई नजर आई थी। 1977 के चुनाव को अगर हम देखें तो सीपीआई के उम्मीदवारों पर अगर हम देखें तो पार्वती कृष्णन खरी उतरी थी। दोबारा से उनको यहाँ की जनता ने प्रतिनिधि के तौर पर चुना, दोबारा से उनको चुनाव जितवाया था। 1980 की अगर बात करें तो डीएमके का खाता 1980 में यहाँ पर खुला था और जीते कौन थे? युगमोहन की जीत हुई थी। 1984 की अगर बात करें तो वापस कांग्रेस के सीके कुप्पुस्वामी उनको जीत हासिल हुई थी इस लोकसभा क्षेत्र से।
1989 और 1991 की अगर बात करें कांग्रेस पार्टी को दोबारा, तो इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं। तो कभी एआईडीएमके को मौका मिला, डीएमके को मौका मिला, कभी कांग्रेस पार्टी को मौका मिला। 1991 1989 की बात करें तो कांग्रेस के सीके कुप्पुस्वामी को फिर से यहां से जीत हासिल हुई थी। और फिर आया 1996 का इलेक्शन। 1996 की बात करें तो डीएमके से एम रामनाथन को चुनावी रण में उतारा गया और उन्होंने जीत हासिल की थी। 1998 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल हुई। सीपी राधाकृष्णन ने उस वक्त जीत हासिल की थी। 1999 में भारतीय जनता पार्टी से सीपी राधाकृष्णन ने दोबारा जीत हासिल की। साल 2004 की अगर बात करें, फिर सीपीआई को जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको हार यहां पर मिली थी और सीपीआई से जीते थे सुब्बा रायन। साल 2009 की बात करें, सीपीआईएम से पीआर नटराजन ने जीत हासिल की थी। और 14 की अगर बात करें तो एआईडीएमके से पी नागराज ने जीत हासिल की थी। 2019 में सीपीआईएम से ही पीआर नटराजन जीते थे। तो ओवरऑल आप यहां पर देख सकते हैं कि किसी एक पार्टी को हमेशा समर्थन नहीं मिलता रहा, बदलता रहा। कोयंबटूर का जातीय समीकरण भी आपको समझ लेना चाहिए कि किस जाति के लोग यहाँ पर कितनी संख्या में इस वक्त हैं। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो 13%, मुस्लिम की अगर बात करें तो यहाँ पर 6% आबादी मुस्लिमों की है। ईसाइयों की अगर बात करें तो यहाँ पर आबादी 5% के लगभग ईसाइयों की भी है। आबादी की अगर बात की जाए तो ग्रामीण मतदाता कितने हैं, अब आप ये भी जानिए। 17.4% यहाँ पर ग्रामीण मतदाता है, जबकि शहरी मतदाताओं की अगर बात करें तो यहाँ पर 82.6%, यानी कि ज़्यादा आबादी फिलहाल शहरी जो मतदाता है वहाँ पर है। तो कोयंबटूर की अगर बात करें, देखिए इस बार जो मुकाबला है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी नहीं, इस बार आपको हमने बताया कि के अन्नामलाई को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि सुरेंद्रन जो हैं उनको दूसरी पार्टी ने टिकट दिया है। तो मुकाबला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प, और खुद हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही यहाँ पर पहुँचे थे तमिलनाडु में, तो उस वक्त के अन्नामलाई की पीठ थपथपाते हुए भी नजर आए थे। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि इसी तरह से हमने अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाई थी, और तब जाकर हमने देखा कि लगातार उनका ग्राफ बढ़ता गया। और एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें के अन्नामलाई की पीएम के साथ सामने आई। कोयंबटूर के बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी, लेकिन अब हम बात करेंगे केरल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट के बारे में। ये सीट है वायनाड सीट। लोकसभा चुनावों के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसी बीच सियासी सरगर्मियां जोरों शोरों पर है। इनमें से एक महत्वपूर्ण सीट है केरल की वायनाड सीट। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिनमें से वायनाड भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट, कह सकते हैं हाई प्रोफाइल सीट। आपको बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों प्रांतों को जोड़ने वाला एक इलाका है, और तीनों ही प्रांत कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र में आते हैं। वायनाड में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर मानी जाती है, लिहाजा ये सीट कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद भी मानी जाती है। लेकिन पूरा केरल लेफ्ट का गढ़ है, ऐसे में यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को हर बार मिलती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही अंदेशा लगाया जा रहा है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प देखने को मिलेगा। कांग्रेस के लिए इस बार का चुनाव बेहद अहम रहने वाला है। कांग्रेस की ओर से राहुल और तमाम नेता मेहनत भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश के कई राज्यों में इंडी ब्लॉक के तहत कई पार्टियों से गठबंधन किया है, लेकिन केरल में पार्टी को अपने ही सहयोगी लेफ्ट से सीधी टक्कर मिलने वाली है। लिहाजा राहुल गांधी के लिए उनकी सीट वायनाड भी कहीं अमेठी साबित न हो जाए, ये डर सता रहा है। अमेठी गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही थी, लेकिन कांग्रेस उससे बचा नहीं सकी। शायद कांग्रेस को अमेठी में हार का अंदाजा था, इसलिए केरल के वायनाड सीट से भी राहुल गांधी चुनाव में उतरे थे। वहां से उन्हें जीत मिली और एक बार फिर से वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल को वायनाड में जीत आसान नहीं दिख रही है। वायनाड सीट पर लेफ्ट ने अपने उम्मीदवार के एक नाम का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर बीजेपी ने राज्य के कई पार्टियों से गठबंधन कर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई है। पीएम मोदी ने हाल फिलहाल के दिनों में कई बार केरल का दौरा किया।
पीएम मोदी ने यहाँ के कई मंदिरों का दौरा कर यहाँ के हिंदू वोटर्स में राजनीतिक भरोसा पैदा करने की कोशिश की है। उन्हें मजबूरी में किसी पार्टी को चुनने की नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ अपने उम्मीदवार के लिए वोट डालने की आवश्यकता। यहाँ लेफ्ट ने अपने जिस उम्मीदवार एनी को उतारा है वो सीपीआईएम के महासचिव डी राजा की पत्नी है, लिहाजा ये सीपीआईएम के लिए भी प्रतिष्ठा वाली सीट है। वही सत्ता के शिखर पर एक बार फिर से काबिज होने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पार्टी पूरी रणनीति के तहत दक्षिण राज्यों में भी अपने उम्मीदवार पूरे ठोक बजा के उतार रही है। केरल के वायनाड सीट से पार्टी ने के सुरेंद्रन को अपना उम्मीदवार बनाया है। के सुरेंद्रन उत्तरी केरल में बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शुमार है। यही वजह कि उन्हें साल 2020 में केरल बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुरेंद्रन पत्थानामथिट्टा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और वो तीसरे नंबर पर। लेकिन इस बार सुरेंद्रन का दावा है कि पार्टी की तैयारी इतनी शानदार है और जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो वायनाड में राहुल को अमेठी की तरह का अनुभव कराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।